अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप सबको वेलकम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। नौजवान मेरी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ जब मैंने उसे बताया कि मैंने सारे गिफ्ट उसके वालिद से ख़रीदे थे, जबकि उसका कहना था कि उसके वालिद को फौत हुए 10 साल हो चुके थे। बहरहाल मेरे इसरार पर वो मेरे साथ चल पड़ा। गिफ्ट पैक पर लगे स्टिकर को देखकर उसकी हैरत में कई गुना इजाफा हो गया। खासी देर तक वो उसे उलट पलट कर पूरी तवज्जो से देखता रहा, फिर एक सर्द आह भरकर बोला, ये सब कुछ मेरे लिए बड़ा हैरत अंगेज़ है, नाकाबिले यकीन हद तक। मैंने कहा, क्या आपको अब भी कोई शक बाकी है? उसने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं आपके बयान को रद्द नहीं करूँगा, लेकिन ज़रा सोचिए कि कोई शख्स मरने के 10 साल बाद इस दुनिया में कैसे वापस आ सकता है। मैं अपने अकीदे की बात करता हूँ, वरना कई अकायद में तो वापस भी आ जाते हैं। मैंने कहा, एक बात दरियाफ्त कर सकता हूँ? उसने कहा, पूछिए। क्या पहले भी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि आपके मरहूम वालिद को किसी ने ज़िंदा देखा हो? उसने कहा, जी नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मरने वाला ख्वाबों में नज़र आता है, बस। वो अपना जुमला नामुकम्मल छोड़कर फ़ोन की तरफ लपका। मैं उसकी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने जल्दी जल्दी किसी का नंबर डायल किया और फिर मध्यम आवाज़ में किसी से बोलता रहा। इसके बाद दोबारा मेरे पास आकर बोला, मैंने अभी अपने पड़ोसी दुकानदार को फ़ोन किया है, उसने जो बात की वो भी हैरत अंगेज़ है। मैंने पूछा, उसने क्या कहा? उसका बयान है कि कल सुबह कुछ देर के लिए मेरी दुकान खुली थी, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से वो मुझे देखने की खातिर बाहर आया तो उसने दुकान को ताला लगा हुआ पाया। मेरा ख्याल है कि मुझे किसी बुजुर्ग से मिलकर ये मसला बयान करना होगा। मैंने पूछा, किससे? बुजुर्ग क्या करेगा? हो सकता है मरने वाले की रूह बेचैन हो, उसने हाथ मलते हुए जवाब दिया। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता, लेकिन कभी कभी हालात इंसान को अजीबो गरीब सूरत हाल से दो चार कर देते हैं। खुदा के बरगजीदा बंदों की दुआओं में असर होता है। अगर मेरे मरहूम बाप की रूह किसी वजह से बेचैन है तो शायद बुजुर्ग की दुआ से उसे करार आ जाए। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपके दिल की कैफियत क्या हो सकती है। मैं आपके साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके वालिद की मौत किन हालात में हुई? मैंने पूछा। उसने बताया कि उनके वालिद की मौत हादसाती थी। क्या कश्मीर एम्पोरियम से मरने वाले को कोई लगाव था? उसने कहा, नहीं। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि कश्मीर एम्पोरियम का उनकी ज़िंदगी में सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। मैंने पूछा, उनके मुशागिल क्या थे, यानी उनके शौक़ क्या थे? मैंने तो यूं ही एक सवाल किया, मगर उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई। उसने मुझे तेज़ नज़रों से घूरा, जैसे मेरे सवाल ने उसकी दुखती रग को छेड़ दिया हो। एक लम्हे के लिए वो गहरी नज़रों से मुझे देखता रहा, फिर नॉर्मल हो गया। मैंने मौजू बदलकर उसे चाय की पेशकश की, जिसे उसने रद्द कर दिया। फिर वो जाने के इरादे से खड़ा हुआ। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पलटकर गिफ्ट पैक को एक बार फिर बड़ी तवज्जो से देखा। मैंने कहा, अगर आप इसे साथ ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? उसने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। खाकसार को दानिश कहते हैं, दानिश कबीर। कबीर? उसने पलकें झपकाते हुए कहा। क्या आपका इशारा मारूफ सनतकार सेठ कबीर की तरफ है? मैंने उसकी आंखों में पैदा होने वाली चमक को महसूस करते हुए कहा, जी हाँ, वही कबीर अहमद जो 1.5 साल कबल इसी तफरीही मकाम पर होटल फिजारों में पुरस्रार हालात में मुर्दा पाए गए। पुलिस आज तक ना ढूंढ सकी कि उनका मौत कैसे हुई और ना ही कोई सुराग लगा सकी। तो गोया रूपनगर में आपकी आमद इसी सिलसिले की एक कड़ी समझ लीजिए। मैंने साफ गोई से काम लिया। मेरी ख्वाहिश है कि अपनी बाप की मौत के मुइमे को हल कर सकूं। वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। मैं उसके बदलते चेहरे के तासरात देख रहा था। मेरा नाम और मेरे वालिद की मौत के हवाले ने उसे किसी जहनी उलझन में मुब्तला कर दिया। मैं उसका रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। कुछ लम्हे खामोशी के बाद उसने कहा, मिस्टर दानिश, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपकी मेरे वालिद के रूह से क्या बातें हुई? आप बता चुके हैं कि आपकी वालिद की मौत को 10 साल का अरसा गुजर चुका है, जबकि मेरे वालिद की मौत सिर्फ 1.5 साल का अरसा गुजरा है। मैंने उसे ठिठोलने की खातिर पूछा, आप इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ तलाश करना चाहते हैं? ज़रूरी नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो दुरुस्त हो। बहरहाल आप अगर किसी वजह से बताना नहीं पसंद करते तो मैं इसरार नहीं करूँगा, उसने सपाट लहजे में कहा। मेरा मकसद आपकी दिल शिकनी नहीं, मैंने थोड़े तवक्कुफ से कहा। फिर तमाम बातें याद करके वो दोहरा दी जो मेरी और उस बूढ़े के दरमियान हुई थी जब मैं उसकी दुकान में गया था और उसने मुझे वो चीज़ें दिखाई और मैं
वो खरीद कर घर लाया। इस दौरान लड़के के चेहरे का रंग बदलता रहा। वो मेरी बातों को तवज्जो से सुन रहा था। सूत के कच्चे धागे के हवाले पर वो चौंका। मैंने बात ख़त्म की तो उसने मेरी निगाहों में झांकते हुए पूछा, क्या सूत के धागे वाली बात के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा? जी नहीं, कुछ नहीं। आज आप किस मकसद से आए थे? आपके वालिद ने मुझे एक अनोखे अंदाज में आज आने की दावत दी थी। उन्होंने कल जो बात की थी उनके जहन से निकल गई, तो मैं सोच रहा था शायद आज उनकी यादाश्त वापस आ जाए। मैंने थोड़े वक्फे के बाद कहा, मैं जिन हालात के तहत आपकी दुकान में गया, आपके वालिद की रूह और मेरे दरमियान जो गुफ्तगू हुई, उसके पेश नज़र मैं यही कहूँगा कि आपके वालिद मेरे वालिद की पुरस्रार मौत के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। वो लड़का फिर बोला, आप शायद भूल रहे हैं कि मेरे बाप की मौत को 10 साल। गुफ्तगू की तफसील बताने का इसरार आपने ही किया था। मैंने उसकी बात काट कर कहा, अगर आपके वालिद की रूह कच्चे सूती धागे का हवाला दे सकती है तो मौत की वजह भी जान सकती है, लेकिन एक जगह पहुंचकर आपके वालिद की रूह ने खामोशी इख्तियार कर ली। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुमकिन है आपके वालिद ने निसियान के मर्ज़ की जो बात की हो वो दुरुस्त हो। मैंने नौजवान को खंगालने की खातिर कहा। एक रूह को किसी से क्या ख़तरा हो सकता है? उसने दबी आवाज़ में कहा। इसका जवाब तो रूह ही दे सकती है कि उसने मज़ीद मुझे कुछ बताने से क्यों रुक गया। मैं इजाज़त चाहूँगा। वो जाने के लिए पलटा, फिर रुक कर बोला, आपसे एक दरख्वास्त है। जो बातें आपने मुझसे की हैं इसका जिक्र किसी और से नहीं कीजिएगा। मैंने कहा, कोई ख़ास वजह? मैं इस बात को पसंद नहीं करूँगा कि मेरे मरहूम वालिद के सिलसिले में लोग कहानियाँ घड़ें। मेरी जगह आप होते तो शायद आप यही सोचते। इसके अलावा अगर आपकी बात लोगों के इल्म में आई तो इसका मनफी असर मेरे कारोबार पर पड़ेगा। क्या आप मेरा तमाशा बनवाना पसंद करेंगे? मैंने उसकी बात को समझकर कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी किस्म की तशहीर नहीं करूँगा। और आपके इतला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि मैं आज शाम की फ़्लाइट से वापस जा रहा हूँ। उसने कहा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी बातों से उसके दिमाग में उथल पथल हो गई। मैंने उसे कुरेदने की खातिर कहा, आपने ये नहीं बताया कि आपकी वालिद की मौत किस हादसे का नतीजा थी। उसने सर्द आह भर कर कहा, मैं इन बातों को भुला चुका, अब इन्हें बार बार दोहराने से क्या फ़ायदा। उसके लबो लहजे से साफ जाहिर था कि वो मुझे कुछ बताने से गुरेज कर रहा था। मैंने उसे मजबूर नहीं किया, लेकिन ये बात मेरे जहन में महफूज हो गई कि बूढ़ा और उसका नौजवान बेटा दोनों कोई ऐसी बात जानते थे जिसका ताल्लुक मेरे वालिद की मौत से था। रूप नगर से चलने से पेशतर मैंने गुलजार खान को भी नौजवान के सिलसिले में टटोला, लेकिन वो कुछ न बता सका। अक्सर सियाहों के साथ बहसीत मजदूर वो कश्मीर एम्पोरियम पर गया, मगर उस नौजवान के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था। मैंने रूपनगर से रुखसत होते वक्त गुलजार को मज़ीद कुछ रकम बतौर मदद दी और ये ऑफ़र भी दी कि अगर वो चाहे तो मेरे पास मुलाजमत इख्तियार कर ले। रूपनगर से वापसी के बाद मैं कारोबारी मसरूफियात में उलझ गया। वालदा की तबीयत रोज़ बरोज़ बिगड़ती चली जा रही थी। कारोबार से जो वक्त मिलता वो मैं वालदा की तीमारदारी और दिलजोई में गुजारता। हमारे पास खुदा के शुक्र से किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा था कि वालिद साहब की जुदाई का एहसास मेरी माँ को अंदर ही अंदर जंग की तरह चाट रहा था। मेरे अलावा घर के नौकर चाकर और मुलाजमाएँ भी उनका ख्याल रखती, मगर उनकी ज़िंदगी में जो खला पैदा हो गया उसे पुर करना किसी के बस की बात नहीं थी। मैं जब भी उनके पास होता वो किसी न किसी बहाने घबरा कर मेरी शादी का जिक्र छेड़ देती। उस रोज़ भी मैं उनके साथ बैठा बातों में मसरूफ़ था जब उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहा, दानिश बेटे, आज मैं शादी के बारे में तुम्हारा फ़ैसला सुनना चाहती हूँ। मैंने लाड से कहा, अम्मी जान क्यों गुनाहगार करती हैं? जब तक आपका साया हमारे सरों पर है, हर फैसले का इख्तियार आपको है। मैं तो आपके हुक्म को बजावरी करना ही फ़ख्र समझता हूँ। उन्होंने मुझे प्यार से घूर कर कहा, आज तुम्हारी लाड प्यार की बातें मुझे बहला नहीं सकती, फ़ैसला होकर रहेगा। मैंने कहा, बिल्कुल होना चाहिए। मेरी दुल्हन होती तो वो आपकी खिदमत करती, एक दो बच्चे होते तो वो भी आपके साथ बैठे कहानी सुनने की ज़िद कर रहे होते। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी चांद सी दुल्हन का इंतखाब किया है जो हर लिहाज से मौजू है। माँ ने कहा, तुम उसे देख भी चुके हो। मैं मरहूम बैरिस्टर नफीस की इकलौती बेटी फाखरा की बात कर रही हूँ। बेगम नफीस से दबी ज़ुबान में रिश्ते की बात छेड़ चुकी हूँ। वो बिल्कुल तैयार हैं, तुम हाँ करो तो फ़ोन करके शादी की तारीख मांगूँ। मेरी माँ को भी हर माँ की तरह सेहरा देखने की आरज़ू थी। मैं शादी से इसलिए गुरेज करता कि अगर बहू बनकर आने वाली ने मेरी माँ को तस्लीम ना किया, उनको बड़ा ना माना, तो उनके जहन को झटका लगेगा और मैं माँ को हमेशा खुश देखना चाहता था। उन्हें कोई गम बर्दाश्त करना पड़े ये मुझे मंजूर नहीं था।
जहाँ तक फाखरा का तल्लक था, मैं उसे कई बार देख चुका था। वो ज़हीन थी, पढ़ी लिखी थी और अच्छे ख़ानदान से थी और शरीफ ख़ानदान के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ थी। बेगम नफीस भी हर एतबार से मशरक़ी तहज़ीब का जीता जागता नमूना थी। मेरी वालदा का इंतखाब मेरे लिए मौजू था। बस एक ही बात का ख़दशा था कि अगर किसी वजह से बाद में मेरी माँ के दिल को ठेस पहुँची तो मैं इसका कोई तदारक नहीं कर सकूँगा। क्या सोच रहे हो तुम? मेरी माँ ने खामोशी को महसूस करते हुए अपनायत से कहा। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करना चाहती। तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बताओ, खुलकर बताओ, मुझे तुम्हारी पसंद मंजूर होगी। एक चेहरा तो है नज़र में, लेकिन मैं उससे सिर्फ प्यार कर सकता हूँ, शादी नहीं। मैंने शरारत भरे अंदाज में माँ को देखा तो वो मेरा मतलब समझकर बोली। तुमने फिर टालने वाली बातें शुरू कर दी। मैं फाखरा के सिलसिले में तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ। अम्मी जान, मैंने उनकी खुशियों के आगे हथियार डाल दिए। आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर आप मुझे कोई हुक्म देंगी तो मैं इनकार करूँगा? आपकी खुशी मुझे अपनी ज़िंदगी से अजीज़ है। फिर सोच लो दानिश, मैं आज और अभी सारी बातें तय कर दूँगी। मैंने कहा, मैं आंटी का नंबर मिलाऊँ? अगर खुशकिस्मती से फाखरा ने फ़ोन रिसीव किया तो एक दो खट्टी मीठी बातें भी कर लूँगा। वालदा के लिए मेरा इशारा काफ़ी था। उन्होंने उसी वक्त बेगम नफीस से फ़ोन पर बात की और शादी की तारीख भी तय कर डाली। फिर मुझे गले से लगाकर दुआएं दी। मैंने वालदा के चेहरे पर वालिद की मौत के बाद पहली दफ़ा खुशी देखी। मेरी शादी की तारीख जून नज़दीक आई। घर के हंगामों में खुशगवार इजाफा होने लगा। वालदा की हालत बेहतर होने लगी। सारे इंतजामात उनकी निगरानी में थे। घर में रंगो रोगन का सिलसिला ख़त्म हुआ तो नए सिरे से आराइश का एहतमाम हुआ। मेरी शादी की खुशी में वालदा को नई ज़िंदगी मिल गई। डॉक्टर भी मुतमईन थे। मैं दफ्तर में दिन भर थकन से चूर घर पहुंचता तो माँ की खुशियाँ देखकर सब भूल जाता। उस रोज़ भी मैं दफ्तर से घर पहुंचा तो वालदा अपनी निगरानी में नए फर्नीचर की तरतीब की खातिर मुलाजमों को हिदायत देने में मसरूफ़ थीं। मैं भी उनका हाथ बटाने में मसरूफ़ हो गया। मुझे वालदा की खुशियों के साथ इस बात का अंदेशा था कि कहीं दोबारा वो बीमार ना पड़ जाएं। इसलिए मैंने मुलाजमों और खादमाओं को ताकीद की कि वो उन्हें ज़्यादा थकने ना दें और हर तरह से ख्याल रखें। दोस्तों, ये कहानी यूट्यूब चैनल हैदर वाइस पर पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि हैदर वाइस चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्नीचर की तरतीब मुकम्मल होने के बाद माँ अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी ख्वाबगाह में जाकर गुस्ल किया, लिबास तब्दील किया। फिर वालदा के कमरे में गया तो वो बिस्तर पर लेटी किसी गहरी सोच में गुम थी। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। माँ के चेहरे पर छाने वाली परछाई इस बात की निशानी थी कि उन्हें वालिद साहब की कमी का इस वक्त बड़ा एहसास हो रहा था। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि अगर मरीज़ा पर बीमारी का दूसरा हमला हुआ तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। माँ को उदास देखकर मुझे वालिद की कमी ने कुछ देर के लिए उदास कर दिया, लेकिन फिर माँ के ख्याल से मैंने दरवाजे पर ही खड़े होकर आवाज़ दी, अम्मी जान जल्दी से ड्राइंग रूम में आए, मुझे भूख लगी है। मैं आवाज़ देकर चला आया। मैंने माँ के बिस्तर के करीब जाने की कोशिश नहीं की। उनके ज़ख्मों को ठेस लगती। मैं भी अपने आंसुओं पर काबू ना पा सकता। 2-4 मिनट बाद वो हंसती हुई आई तो मैं दिल में लरस गया। उन्होंने मेरी खातिर अपने होठों पर खुशियाँ सजा लीं, लेकिन मैं समझ सकता था कि उनके अंदर अभी तक गम है। अम्मी जान, मैंने माँ का जहन बटाने की खातिर कहा, क्या शादी की तारीख में कुछ रद्दोबदल हो सकता है? क्या मतलब? उन्होंने पूछा। अभी कार्ड छपे नहीं गए, इसलिए ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है, मैंने कहा। दानिश, माँ की नज़रों में फ़िक्र मंडलाने लगी। क्या शादी के सिलसिले में तुम्हारे दिमाग में फिर कोई फतूर आ गया? नहीं अम्मी जान, मुझे गलत न समझें। अगर तारीख की तब्दीली में कोई दुश्वारी हो तो एक और सूरत भी मुमकिन है, अगर आंटी और आप रजामंद हों। कबहलियान मुझवाओ, खुल कर कहो क्या मामला है। बात सिर्फ यकीन की है, मैंने कहा। जितने दिनों फाखरा इस छत के नीचे रहेगी मैं कहीं और रह लूँगा। वो कहने लगी, मैं अभी भी तुम्हारी बात नहीं समझी। मेरा ख्याल है अगर आंटी रुखसती की रस्म पहले अदा कर दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आप सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। फाखरा को अगर रुखसत होकर इसी छत के नीचे आना है, अगर घर की आराइश में आपका हाथ बटाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, मैंने कहा। हर चीज़ उसकी मर्ज़ी से होगी तो बाद में किसी रद्दोबदल की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। रहा निकाह का प्रोग्राम, तो वो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 17 तारीख को हो जाएगा। माँ ने मेरी शरारत समझकर कहा, तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? मैंने कहा, जब मेरे और फाखरा के दरमियान शरई पर्दा बरकरार है तो किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। पहले निकाह और फिर रुखसती की रस्म पुरानी हो जाएगी। ठीक है, माँ ने प्यार भरे लहजे में कहा। मैं उसकी माँ से बात करती हूँ कि निकाह से पहले जितने दिनों फाखरा मेरा हाथ बटाने के लिए यहाँ रहे, इतने दिन तुम बेगम नफीस के पास रह लेना।
अच्छा है ना, सास और दामाद भी एक दूसरे को परख लें। और अगर उन्होंने मुझ पर ज़्यादा मेहरबान होकर मुझे घर दामाद बनने की कोशिश की तो? मैंने माँ को छेड़ने की खातिर कहा। तो तुम वहीं रह जाना और फाखरा मेरे पास रहेगी। मेरी बात ने माँ के जहन पर खुशगवार असरात मुरतब किए। वो फिर हशाश बशाश नजर आने लगी। दूसरे दिन मैंने अपने दफ्तर में मैनेजर को बुलाकर कार्ड छपने के लिए दे दिए। शादी में सिर्फ 1 महीना रह गया था। मेरी वालदा ने तय कर रखा था कि मेरी शादी पर ख़ानदान वालों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वाकिफ़कारों को भी दावत देंगी। वो शादी की खुशी भरपूर तरीके से मनाना चाहती थी। अपने वालिद की तरह मैं भी सादगी पसंद था, लेकिन माँ की खुशी की खातिर मैं मान गया। डॉक्टरों को यही मशवरा था कि उन्हें खुश रखा जाए। कार्ड के सिलसिले में ज़रूरी बातें नोट करने के बाद कमरे से चला गया तो मैं एक ज़रूरी फ़ाइल के मुताले में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद इंटरकॉम सुनकर मैंने रिसीवर उठाया। मेरी नज़रें फ़ाइल पर थीं। मैंने हस्बे आदत कान से लगाकर माउथ पीस में कहा, यस सर, एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं, लेडी सेक्रेटरी ने कहा। मैंने उनका नाम और काम की नोयत पूछी, लेकिन उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। मैंने उन्हें इंतज़ार गाह में बिठा दिया है। मैंने कहा, क्या वो पहले भी आए हैं? हो सकता है सर, लेकिन मैंने पहले कभी उन्हें देखा नहीं। मैंने फ़ाइल से नज़रें हटाते हुए कहा, आपका अंदाज़ा क्या है? सर, वो एक शरीफ आदमी नज़र आते हैं। ठीक है, 10 मिनट बाद उन्हें अंदर भेज दो। मैंने इंटरकॉम रख कर दोबारा फ़ाइल का मुताला शुरू कर दिया। मैंने नए आने वाले आदमी के बारे में ज़्यादा गौर नहीं किया। कारोबारी दुनिया में ऐसा होता रहता है, कई लोग मिलने जुलने के लिए आते रहते हैं। ठीक 10 मिनट बाद मेरे चपरासी ने मेरे दफ्तर का दरवाज़ा खोला तो मैंने फ़ाइल बंद करके आने वाले को देखा। वो मेरा कोई पुराना जानने वाला नहीं था। शक्लो सूरत और लिबास से पढ़ा लिखा नज़र आता था। उम्र तकरीबन 40 के करीब होगी। उसने स्टील ग्रे कलर का सूट पहन रखा था। टाई के बजाय उसने कंट्रास्ट कलर का मफलर गले में लपेट रखा था। इस किस्म का फैशन मेरे ज़माने में स्पोर्ट्समैन ज़्यादा करते थे। मैंने समझा कि शायद कोई स्पोर्ट्समैन है और चंदा वगैरह मांगने या फिर किसी तकरीब का मेहमान खुसूसी बनाकर बड़ी रकम हासिल करने के लिए आया है। उसने करीब आकर कहा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो खुद ही कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसके बैठने के बाद कहा, नहीं, फरमाइए, किस सिलसिले में आना हुआ? जी, वो काम की नोयत कुछ ऐसी है कि मैं अपॉइंटमेंट के चक्कर में पड़ता तो मेरे आने का मकसद ख़त्म हो जाता। मैंने उसे टटोलती नज़रों से देखा। आपने अपना तारुफ नहीं कराया। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा नाम भी दानिश है तो क्या आप यकीन कर लेंगे? उसने कहा। मैंने कहा, ना यकीन करने वाली क्या बात है, एक ही नाम के कई आदमी हो सकते हैं, लेकिन हर कोई दानिश नहीं होता। इस बार उसने चुपते हुए लहजे में कहा, दानिश से मुराद अक्ल और सूझबूझ की है। मैंने कहा, आप खासे दिलचस्प आदमी लगते हैं। मेरा मकसद उसे ये एहसास दिलाना था कि वो अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है। वो मेरी बात समझकर मुस्कुरा कर बोला, मैं बिन बुलाया मेहमान ज़रूर हूँ, लेकिन अभी आपको मेरी अहमियत का अंदाज़ा नहीं। शायद इसीलिए मेरा यहाँ आना आपको बुरा लग रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं आपके आखिरी जुमले की तरदीद नहीं करूँगा। मैंने इस बार साफ गोई से कहा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 3 मिनट और दे सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि अब मुझे आपसे अपना बाकायदा तारुफ करवाना चाहिए। उसने अल्फाज से चबाते हुए कहा, खाकसार को वैसे कई नामों से जाना जाता है, लेकिन आप मुझे जोगिया के नाम से याद रखें तो मुनासिब होगा। मैंने आपको ये नाम बावर कराने की खातिर बताया है कि मैं कई सनतों का मालिक हूँ। आखिरी जुमला अदा करते वक्त उसकी निगाहों में बर्तरी का रंग झलक रहा था। शायद वो मुझे मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बदस्तूर संजीदा होकर कहा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उसके लहजे में इनकसारी और तंज की आमेज़श थी। कहने लगा, आप जैसे लोग सिर्फ हुक्म करने के लिए पैदा होते हैं। खिदमत करना तो हमारा काम है, इसीलिए मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। मैंने अपना गुस्सा पीते हुए कहा, जी फरमाइए, आप मेरी क्या खिदमत करना चाहते हैं? उसने कहा, फ़िलहाल आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। आप अपनी शादी के कार्ड छपवाने का इरादा मुलतवी कर दें तो मुनासिब होगा। मैंने उसे तेज़ नज़रों से घूर कर कहा, क्या मतलब? इस मशवरे की कोई वजह? जी हाँ। उसने आगे बढ़कर दोनों कोहनियाँ मेज़ पर टिकाते हुए कदरे मध्यम आवाज़ में कहा, अपने बाप की मौत के वजह मालूम किए बगैर अगर आपने घर बसाने की गलती की तो एक और हस्ती ख़त्म हो जाएगी। मैं हैरत से चौंका, क्या मतलब? आप कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं? उसकी निगाहें चमकने लगीं। हिमाकत नहीं भाई, दूर अंदेशी। जोगिया की ज़ुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज़ कभी गलत साबित नहीं होता। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो गोया आप पामिस्ट या ज्योतिषी किस्म की कोई चीज़ हैं।
मेरी बात गौर से सुनो। तुमने मुझे 2 या 3 मिनट बर्दाश्त करने का इशारा किया है। 2 मिनट गुजर चुके हैं। 1 मिनट मेरी ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि किसी बेकसूर की ज़िंदगी से खेलने का इरादा तर्क कर देना ही तुम्हारे हक में बेहतर है, वरना फाखरा की नागहानी मौत का सदमा तुम्हारी माँ को झंझोड़ देगा। क्या तुम ये पसंद करोगे? उसकी बात सुनकर मेरा जहन चकरा गया। जोगिया के चेहरे पर संजीदगी थी। उसकी जादू भरी आंखें मेरे चेहरे पर थीं और मैं उन पहलुओं पर गौर कर रहा था। वो कौन था और मुझे क्या बताने आया था? ऐन मुमकिन था कि कोई और शख्स फाखरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, उसे मेरी और फाखरा की शादी मंजूर ना हो और मुझे दरमियान से हटाने की ख्वाहिश रखता हो। मेरे वालिद की मौत कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं थी। बेशुमार अफराद इस पुरस्रार मौत के बारे में अखबारात में पढ़ चुके थे। मेरे रूपनगर जाने का भी लोगों को पता था। शायद वो किसी वहम में मुब्तला करके मुझे शादी के इरादे से बाज रखने की कोशिश कर रहा था। मेरे जहन में कई ख्याल जन्म लेने लगे। जब जोगी अपनी दस्ती घड़ी पर नज़र डालता उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी दी हुई मोहलत पूरी हुई, उसने खुरदरी आवाज़ में मुझे घूरते हुए कहा। मैं पसंद नहीं करूँगा कि तुम मुझे अपने ऑफिस से निकलवाने के लिए अपने मुलाजमों को बुलाओ। वैसे जाते जाते तुम्हारी इत्तला के लिए एक और बात कहना चाहूँगा। तुम्हारे जहन में मेरे मशवरे की रोशनी में जो बेहुदा ख्यालात आ रहे हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने उसे टटोलने की खातिर लापरवाही से कहा, आई सी, गोया तुम दूसरों के जहन भी पढ़ लेते हो। उसने सर्द लहजे में कहा, मिस्टर दानिश, 3 मिनट पूरे हो चुके। अगर तुम इसरार करो तो मैं तुम्हारे फ़ायदे की खातिर कुछ और कीमती वक्त तुम्हारा ज़ाया कर सकता हूँ। किसके कहने पर आए हो? मैंने उसे घूर कर कहा। फाखरा के सिलसिले में किसी दुश्मन का तस्वर मेरे जहन में आने लगा। मैं जोगिया की आमद का मकसद जानना चाहता था। कबीर अहमद की मौत का राज हल करने के लिए तुम्हें बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे। जोगिया ने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़ी संजीदगी से कहा, रूपनगर में कश्मीर एम्पोरियम पर तुम्हारा गैर इख्तियारी तौर पर जाना इत्तेफाक नहीं। बूढ़े की बेचैन रूह कच्चे सूती धागे का हवाला देने के बाद अपनी यादाश्त से महरूम नहीं हुई। किसी शैतानी ताकत ने उसको जुबान बंद रखने पर मजबूर कर दिया था। गुलजार खान ने तुमसे जिस सलामत खान का जिक्र किया था, उसका असल नाम रमेश है। और कुछ सुनना पसंद करोगे? उसकी बात सुनकर मेरा जहन चकराने लगा। जोगिया की कही हुई एक एक बात मेरे लिए हैरत अंगेज में थी। वो जो कोई भी था, जिस रूप में भी था, यकीनन बड़ी कुव्वतों का मालिक था। उसे बूढ़े और गुलजार खान की बातों का कभी इल्म ना होता अगर उसमें कोई ताकत ना होती। मेरे दफ्तर में उसकी आमद का मकसद वो नहीं था जो फौरी तौर पर मेरे जहन में आया। उसने शादी को मुलतवी करने का मशवरा भी कुछ सोच कर दिया था। बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था कि फाखरा की नागहानी मौत मेरी माँ के वजूद को झंझोड़ देगी। मैं फटी फटी नज़रों से जोगिया को देखने लगा। मेरे जहन में कई सवाल उभरने लगे। जोगिया कौन था? उसकी असलियत क्या थी? वो कश्मीर एम्पोरियम में मेरे उस बूढ़े दुकानदार की पुरस्रार मुलाकात को किस तरह जानता था, जबकि बूढ़े के बेटे ने बताया था कि उसके बाप को मरे 10 साल हो चुके हैं। मेरे और गुलजार खान की गुफ्तगू की भनक उसे कैसे लगी? उसने सलामत खान के बारे में बात बड़े एतमाद से कही थी कि उसका असली नाम रमेश था। कौन था रमेश? वो उसके बारे में क्या जानता था? और अगर जोगिया इन तमाम बातों से वाकफियत रखता था तो फिर उसे ये भी मालूम होगा कि रूपनगर में कश्मीर एम्पोरियम पर मिलने वाली बूढ़े की रूह कच्चे सूती धागे के बारे में मुझसे क्या इंकशाफ करना चाहती थी। वो शैतानी कुव्वत किसकी थी जिसने बूढ़े की जुबान पर ताला लगा दिया? जोगिया ने यह बात किस बुनियाद पर की थी कि अगर मैंने वालिद मरहूम की मौत की वजह जानने के किए बगैर शादी रचाने की कोशिश की तो फाखरा नागहानी मौत का शिकार हो जाएगी। फाखरा का मेरे वालिद की मौत से क्या ताल्लुक था? मेरे जहन में सवालों की यलगार थी। जोगिया की गुफ्तगू ने मेरे वजूद को शल कर दिया। वो मेरे सामने फ़ख्र से गर्दन ऊंची किए खड़ा था। मैं उसे समझने की कोशिश में मसरूफ़ था जब जोगिया ने चौंकते हुए मेरी हैरतों में एक और नई चीज़ का इजाफा कर दिया। तुम्हारा मैनेजर आधे रास्ते से लौटकर शादी के कार्ड के सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें पूछने की खातिर आ रहा है। बेहतर यही है कि तुम उसे टाल दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मैं जवाब में कुछ कहना चाहता था कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला और अंदर आने वाला मेरे मैनेजर के अलावा और कोई नहीं था। सर अपने कार्ड, उसकी तादाद और कलर के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। आप चाहते तो प्रेस पहुंचकर मुझे फ़ोन कर सकते थे, मैंने कुछ सोच कर कहा। जी हाँ सर, ये बात मेरे जहन में नहीं आई। मैनेजर ने
अपनी गलती पर एतराफ़ करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप ये फ़ाइल रखें, मैं घर जाते वक्त प्रेस खोलूँगा, शायद इस वक्त तक कार्ड में कोई रद्द-बदल भी करना पड़ जाए। मैनेजर ने कार्ड की फ़ाइल खामोशी से मेज़ पर रखी, फिर उल्टे कदमों वापस चला गया। मैंने इस बात को महसूस किया कि मैनेजर ने एक बार भी जोगिया की तरफ नहीं देखा, ना ही कमरे में उसकी मौजूदगी की तवज्जो दी। क्या ये महज इत्तेफाक था या जोगिया ने अपनी कुव्वतों के ज़रिए मैनेजर और अपने दरमियान कोई पर्दा हायल कर दिया? अपने जहन पर बोझ मत डालो। जोगिया मेरे दिल की कैफियत समझ कर बोला, फ़िलहाल कोशिश करो कि तुम्हारी शादी फ़ाखरा से टल जाए। मैंने उसे कहा कि क्या तुम मेरे लिए कोई रास्ता नहीं निकाल सकते? उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। कश्मीर एम्पोरियम पर मिलने वाले बूढ़े की रूह मुझे किस राज से आगाह करना चाहती थी? मैंने पूछा। तुमने एक बात पर गौर नहीं किया, जोगिया ने मुस्कुराकर कहा। वो क्या? तुम्हारे के अंदाजे के मुताबिक अगर मैं मुख्तलिफ कुव्वतों का मालिक हूँ तो मुझे तुम्हारी लेडी सेक्रेटरी का सहारा लेने कर तुम तक पहुँचने की क्या ज़रूरत थी? मैंने निचला होंठ काटते हुए कहा, इसका जवाब भी तुम ही बताओ। जो लोग मसलहतों को नज़रअंदाज करते हैं वो हमेशा लाइल्मी में शिकार हो जाते हैं। वो खला में घूरने लगा। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? मैंने धड़कते दिल से पूछा। क्या तुम जानते हो कि मेरे वालिद की मौत किन हालात में हुई? उस कच्चे सूती धागे के पीछे किस नापाक ताकत का हाथ है? जोगिया ने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुमने एक और गलती की है। वो गिफ्ट पैक अभी तक बंद पड़ा है जो तुम रूपनगर से साथ लाए हो। मैंने पूछा, मैं समझा नहीं। उसे पहली फुर्सत में खोल कर देखो, लेकिन उसके सिलसिले में किसी और से कोई बात ना करना। मेरे बारे में भी अपने दिलो दिमाग के दरवाजे बंद कर लो तो बेहतर होगा। जोगिया ने बेहद संजीदगी से कहा और दूसरे ही लम्हे मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। हालात ने अचानक करवट बदली, उसने मेरे असाब को झंझोड़ दिया। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरे वालिद की मौत का राज पेचीदा हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। जो जोगिया ने बातें की वो गौर तलब थी, लेकिन डोर का कोई सिरा मेरे हाथ नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।